और वहां से जो अभी हम पाकिस्तान हमारे वेस्ट में देख रहे थे, भारत के ईस्ट में एक पाकिस्तान बनाने की तैयारी है जो हाईली रेडिकलाइज होगा, पोरस बॉर्डर का फायदा उठाएगा और हमारे पूरे के पूरे बॉर्डर्स को इतना जलाने की कोशिश करेगा जो शायद हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। सर मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको प्रफुल्ल जी पे भी एक बार इस पर सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने सर्वे के अगले दोनों सवाल मैं बता दूं उनके रिजल्ट। मेरा अगला सवाल था कि क्या बांग्लादेश में चुनाव हो पाएंगे या फिर यूनुस तानाशाह बन जाएंगे। 39% लोगों ने कहा कि चुनाव होंगे, 35% लोगों ने कहा यूनुस तानाशाह बन जाएंगे, 24% लोगों ने कहा कि कट्टरपंथी उत्पात मचाएंगी, 2% लोगों ने अपना कोई भी राय इस पर नहीं दी। उन्होंने कहा हमको बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। सर्वे का आखिरी सवाल था कि क्या आपको लगता है कि शेख हसीना के चचेरे जीजा आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने उनके साथ गद्दारी की है। 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 24% लोगों ने कहा नहीं और 18% लोगों ने इस पर कोई भी अपनी राय जाहिर नहीं की है। मेरा सवाल आपसे है बख्शी साहब कि जमात और फौज ये दोनों मिलकर काम कर पाएंगे वहां पर, क्योंकि जितना इन्फ्लुएंस फौज का है उतना ही जमात का भी वहां पर इन्फ्लुएंस है और इन दोनों की पपट हैं मोहम्मद यूनुस। देखिए आपको मैं बता दूं रोहित जी कि यहाँ पे जो जेईटी है वो किसी भी हालत में आर्मी को बाईपास नहीं करेगी, आर्मी का साथ देगी और आर्मी के साथ देने में उनको फायदा है, क्योंकि वो जितना भी वो आउट ऑफ टर्न एक्ट करेंगे, जितना भी वो एक्सेस करेंगे, आर्मी उसको कवर कर लेगी। पर जहां पे उन्होंने आर्मी की खिलाफत करी तो इस गेम में कोई किसी का सगा नहीं है, आर्मी उनको छोड़ेगी नहीं और आर्मी इस समय बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। देखिए आर्मी जो बांग्लादेश की है वो काफी हद तक आग से गुजरी है, पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में संघर्ष चल रहा था। बांग्लादेश बीडीआर जो थी और आर्मी में फायरिंग हो चुकी है 3 बार। तो ये आप मान के चलिए कि इस समय आर्मी जो है उनका जो चीफ है वो बड़ा मॉडरेट फिगर दिखा रहा है, वो बड़े हल्की बात करता है पर उसके पीछे हल्कापन कुछ नहीं है। वो पूरी की पूरी सत्ता को कंट्रोल में करेगा और करवाएगा। यस, उसका जितना डर्टी वर्क है वो जेईटी से करवाएगा और सारा का सारा जेईटी को ज्यादा खाने कमाने को मिलेंगे, वो जो करेंगे वो करेंगे। पर क्वेश्चन ये है इस समय कंट्रोल आर्मी करेगी पर बिठा के यूनुस को रखेंगे। अनटिल एंड अनलेस यूनुस ऐसी कोई गलती करता है कि उसको भी भागना पड़े या उसको पर एक्शन लेना पड़े, अदरवाइज यूनुस में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कुछ कर पाए, तो इसलिए ही प्ले द गेम। तो आर्मी को कंट्रोल करेगी, आर्मी कंट्रोल करेगी ओवरऑल, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका सपोर्ट आ रहा है वो सेकंड फिडल प्ले करेगी इसके साथ। अच्छा जे सोडी साहब, एक चीज़ मुझे समझनी है यहाँ पर कि अगर इतना ही सब कुछ था, अब बांग्लादेश को देखिए, पहले कहते हैं कि शेख हसीना को हमको दे दो, फिर ऑफिशियल नोट जो डिप्लोमेटिक नोट हैं वो भेजते हैं, अब वारंट जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक टीम आना चाहती है उनसे पूछताछ करने के लिए। जब शेख हसीना को वापस चाहिए था उनको, तो भगाया क्यों वहां से, मेरी समझ में नहीं आया। देखिए रोहित जी, शेख हसीना को इसलिए भगाया गया क्योंकि जो उनके अगेंस्ट आक्रोश था वो 15 साल से लगातार बढ़ता जा रहा था। हम अमेरिका को बोले, हम चीन को बोले, पाकिस्तान को बोले नहीं, अगर फौज चाहती, क्योंकि अगर वकारुज्जमा चाहते तो रोक सकते थे उनको, तो सेफ पैसेज दिया गया था कि आपके पास 40-45 मिनट है, जाइए, भाग जाइए यहां से। रोहित जी देखिए, फौज चाहती भी शेख हसीना को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि जो शेख हसीना के खिलाफ वहां पे जन आक्रोश था वो 15 साल से बढ़ता जा रहा था। ये भारत की गलती थी कि हमने शेख हसीना की दोस्ती के कारण हमने वहां की राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ा। खुफिया एजेंसी रिपोर्ट्स दुनिया की कह रही थी बांग्लादेश में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना ने वहां पे लोकतंत्र के सारे कायदे नियम बंद कर दिए हैं। वो सत्ता के लिए हर वो चीज करे जो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि जब वहां जन आक्रोश हुआ, ऐसा सैलाब आया, वहां की सेना के अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर पाए। तो बल्कि मैं तो कहूंगा वहां के सेना अध्यक्ष ने शेख हसीना पे बड़ी रहमत की कि उन्हें जिंदा वहां से निकलने दिया, वरना हम इस्लामिक देशों में जानते हैं क्या होता है, जब भी उस नेता को निकाला जाता है तो उसका कत्लेआम हो जाता है, वहां पे उसके बोटे बोटे हो जाते हैं।
ये तो क्योंकि इनकी रिश्तेदारी थी तो उन्होंने वहां से जिंदा सलामत वहां से भागने दिया। अब वो शेख हसीना को बांग्लादेश इसलिए चाहता है कि जो शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में सारे क्राइम्स हुए उसका वहां पे पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और उस पे कानूनी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मैं रोहित जी एक चीज और कहना चाहूंगा, हम अमेरिका को ब्लेम करें, चीन को, पाकिस्तान को, सब ठीक है, लेकिन अगर किसी के घर के अंदर संकट होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, तो जो पड़ोसी लोग होते हैं दूसरे लोगों का फायदा उठाते हैं। गलती शेख हसीना की थी, उन्होंने 15 साल वहां पे लोकतंत्र को कुचला और चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों को मौका मिल गया। अगर शेख हसीना ने अपने देश के साथ खिलवाड़ नहीं किया होता, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि बांग्लादेश में कुछ करते। अच्छा, हरिमोहन कौशिक जी, एक सवाल है मेरे मन में आया कि ये कोई स्ट्रेटजी के तहत तो नहीं था कि शेख हसीना को भी भगा दो, फिर बाद में आप धीरे से खालिदा जिया को भी एक सेफ पैसेज दे दिया, भले ये कहा जा रहा है वो इलाज कराने गई हैं, इनको भी भगा दो, तो मारने से अच्छा भगा देना है। मारेंगे या कुछ जुल्म इनके ऊपर करेंगे तो इनके भी समर्थक तो हैं बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश में, ऐसा तो नहीं है। इतने साल इन्होंने बांग्लादेश में राजनीति की है और एक ऐसे परिवार से आती है जिसको जो बांग्लादेश को एस्टेब्लिश करने में इनिशियल वो रहा था। तो क्या एक स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि इनको भगा दो और फिर उसके बाद अपना तो लाइन क्लियर है ये? सर, दुनिया में एक तरीके के रेवोल्यूशन होते हैं जिन्हें हम कलर रेवोल्यूशन कहते हैं। कलर रेवोल्यूशन वो है जिसमें गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है और मेनली जो लॉन्ग रन वाली गवर्नमेंट होती है, 10-15 साल जिसको हो चुके होते हैं, उसके अगेंस्ट एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। और सर वो डिस्ट्रस्ट इस तरीके से होता है, चाहे इलेक्शन के नाम पर, चाहे करप्शन के नाम पर, चाहे ब्रुटैलिटी के नाम पर, ऑपरेशन सप्रेशन के नाम पर। बांग्लादेश में हमें याद रखना चाहिए कि असलियत में एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया गया था शेख हसीना के अगेंस्ट, जिसमें जानबूझकर एक डिमांड की गई कि भाई देखो, सीधी सी बात है, पहले बनाओ इंटरिम गवर्नमेंट, वो इलेक्शन करवाए। अब सर वो इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो 2007-8 के अंदर भी आ चुकी थी। वो इलेक्शन करवाने की जगह जैसे आज के दिन मोहम्मद यूनुस कर रहा है, ऐसे ही 2008 वाली इंटरिम गवर्नमेंट ने भी ये किया था कि वो पावर पे कब्जा करके बैठ गई और कहती है कि हम अभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। फिर एक पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट होता है, फिर उसको जबरदस्ती इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, जिसके बाद शेख हसीना आती है। एग्जैक्टली यही सिनारियो बीएनपी और दूसरी पार्टीज ने शोर मचा के खड़ा कर दिया कि या तो आप इलेक्शन करवाओ वरना हम, या तो आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ वरना हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारी अपोजिशन बार बार शोर मचाती है कि ईवीएम जो है वो हैक हो चुकी है, और ईवीएम हैक हो चुकी है तो पेपर बैलेट से आप इलेक्शन करवाइए। सर क्या होता है ना, ईवीएम बार बार चिल्लाएंगे तो शोर दिमाग में बात जाएगी कि शायद हैक हो चुकी है, इसलिए बार बार बीजेपी जीत जाती है। वही चीज, ऐसा ही डिस्ट्रस्ट, अब यहां तो चलो ईवीएम है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया कि आके हैक करके दिखाओ फिर बताऊंगा, खाली बैठे रहे, कोई नहीं गया। लेकिन शेख हसीना के खिलाफ जिस तरीके का डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया गया सर, वो एक साइलेंट डिस्ट्रस्ट था। उसको आप ये देखेंगे, एक मुद्दा आया रिजर्वेशन के मामले में और उसमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स खड़े किए गए। अच्छा, खास बात यह स्टूडेंट्स की सारी डिमांड्स मान भी ली गई थी, लेकिन उसके बाद 2 दिन मामला शांत रहता है और वो जो नासिरुल इस्लाम समथिंग कुछ उसका नाम है, नाहिद इस्लाम डिमांड कर बैठता है कि शेख हसीना माफी मांगे और इस्तीफा दे और इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, क्योंकि इसकी वजह से 90 स्टूडेंट्स मारे गए। अब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में प्रोवोकेशन हुआ क्या हुआ, लेकिन 2 दिन बाद एकदम से खड़ा कर देना, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिखा रहा है। और ये चीज मुझे यूनिस के क्लिंटन फाउंडेशन के अंदर, यूनिस ने जब बिल क्लिंटन के फाउंडेशन के अंदर गया और वहां जाके ये कहता है कि देखो भाई, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी छोटी छोटी उम्र के इन बच्चों ने प्रोटेस्ट की वो प्लानिंग करी कि पूरी की पूरी सरकार को भागने पर, शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया। तो मुझे शक होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, वो पूरे के पूरे नेशनल मूवमेंट को ऐसा खड़ा करके दिखा देते हैं और उसके बाद शेख हसीना भाग जाती है। सर इतना स्टूडेंट आया कहां से और सरकार की उनके सामने चली क्या? सर एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसके तहत वहां पर पहले शेख हसीना को भगाया गया, शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया गया। वहां पर भारत की डिप्लोमेसी थी, भारत एक्टिव था, शायद इसका प्रेशर भी था और अंदर खाते कोई ना कोई मामला था कि पहले त्रिपुरा की खबर आई, फिर कलकत्ता की खबर आई, मैं उस पर नहीं जा रहा। ठीक, लेकिन सर बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में भारत के साथ रिलेशंस खराब किए गए, इस लेवल पर खराब किए गए कि आम बांग्लादेशी जो है वो भारत को दुश्मन समझ रहा है।
भारत के ऊपर प्रेशर इतना है कि हिंदू मर रहे हैं, फिर भी हमें उन्हें चावल भेज के ये मैसेज देना पड़ रहा है कि भाई मान जाओ, हम तुम्हारे से नाराज नहीं है या हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, प्लीज कॉन्फिडेंस रखो हमारे ऊपर। अब इससे अंदाजा लगाइए कि भारत के अगेंस्ट पूरे के पूरे कॉमन मासेस को भड़का दिया, फिर शेख हसीना को भगा, खालिदा जिया को भागने पर मजबूर कर दिया। एक केस ही तो है सर। हाँ बिल्कुल, यानी कि ये जो सब हो रहा है ये पूरी तरीके से पूरा एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, और उस कॉन्स्पिरेसी का जो चेहरा है वो मोहम्मद यूनुस है, लेकिन पीछे बांग्लादेश की फौज है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं कि पीछे से लगाम है सेना के हाथ में, सेनाध्यक्ष के हाथ में, ठीक वैसी सिचुएशन बांग्लादेश में भी बनती हुई नजर आ रही है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और अब बात दिल्ली के दंगल की। नई दिल्ली सीट पर इस बार मुकाबला कांटे का है, दिलचस्प भी है। केजरीवाल के खिलाफ